हाँ जी, कैपिटल गेन चल रहा है फिर। ठीक है, हेडिंग डालते हैं बच्चे, सेक्शन 51। आज हमारी कौन सी क्लास है कैपिटल गेन की? ओके, और हेडिंग है जी एडवांस मनी forfeited। ओ माय गॉड, फोरफीट का क्या मतलब होता है? जब्त कर लेना। तो आप एक चीज समझिए कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। अब मेरे को ना आपसे प्रॉपर्टी से काफी डिटेल्ड बात करनी है, तो ये यहीं से ही शुरू करेंगे। चाहे आपके हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे खरीदी जाती है? और मैं आपके साथ रियल बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मत सोचिएगा थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। मतलब तुम्हें इतनी समझ आ जाएगी जितना तुम्हारे घर में और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उससे ज्यादा समझ आ जाएगी। क्या होता है ना, आप छोटे हो, आपसे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो आपको दिखाते हैं कि तुमको कुछ आता नहीं है, पर अब तुम्हारा वैल्यू लेवल बढ़ने वाला है। ये बात मुझे भी कब समझ आई, जब मैंने घर खरीदा ना। तो जैसे मुझे लगता था तुमको ज्यादा पता हो कुछ होगा या जो भी है भाई इस लाइन में, बट टैक्स रिलेटेड आज जो आप सीखोगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस में किसी भी डील के अंदर कॉन्फिडेंटली बोल सकते। ठीक है बच्चे? अब मान के चलिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो कैसे करना है? मतलब बात को क्या वर्बली आप पैसे देंगे, मैं चाबी दे दूंगा, कैसे होगा? एग्जैक्टली, आप भी ब्रोकर के पास ही जाओगे, डायरेक्ट डील करने में डर लगेगा, फैक्ट है। समझ रहे हो? डायरेक्ट डील करने में डर लगेगा बच्चे। एनीवेज, ठीक है, अभी आपको वैसे भी स्क्रीन पे नहीं देखना। आपको डायरेक्ट डील करने में डर लगेगा, तो इसीलिए हम लोग किसके थ्रू प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं? ब्रोकर। आप भी ब्रोकर के पास जाते हो, भाई प्रॉपर्टी खरीदनी है, इतनी रेंज है, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट समझता है। तो मैंने भी एज सेलर, मैंने भी ब्रोकर को बोला होगा, तो ही हैज डेटा कि इतने लोग बेचना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। बस ये स्टॉक मार्केट जो है वो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन ये वाली चीज अभी ऑनलाइन प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं हुई। ठीक है बच्चे? अब आप एक चीज समझिए, अगर ब्रोकर, अब अगर मैं बेचना चाह रहा हूं तो टेक्निकली आप मेरे घर आओगे या नहीं आओगे प्रॉपर्टी देखने? आ जाओ, है ना? तो ब्रोकर लेकर आएगा, वो कहेगा कि ये सर, ये आपने बेचनी थी प्रॉपर्टी इसलिए देखने आए हैं। आपने देखा, पूरा घर देखा, ठीक है? और फिर उसके बाद जनरली क्या होता है, चलेगा। तब ब्रोकर आपसे पूछता है क्या आपको लगा, ठीक है? तो अगर हमारा प्राइस मैच कर रहा होगा, 10-20 लाख ऊपर, 30 लाख ऊपर, वो तो चल रहा होगा, लेकिन ब्रोकर फिर एक मीटिंग करवा लेगा, सर आमने सामने बैठ जाओ। समझ रहे हो? अब सपोज करो, मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ बेटे, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी, मैं रियल टाइम में बोल रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक फ्लोर की जो मैं बेचना चाह रहा हूं 5 करोड़। आप मुझे बताइए, आप देने को तैयार है 5 करोड़? हम्म? फर्निश फर्निश हो या ना हो, फर्नीचर कितने का होता है? 10 लाख 20 लाख का। कम कर ले, 4 करोड़ 80 कर ले। समझ रहे? वैसे आपको बता रहा हूं, जैसे लगभग 4-4.5 करोड़ की वैल्यूएशन है। ठीक है, चलो 5 करोड़ लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक बार, मान लो सौरभ सर इज सेलिंग अ प्रॉपर्टी, आई एम अ विलिंग सेलर। और कौन खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी? दुष्यंत सर। उनको नहीं बेचूंगा बेटे, क्या है, जिसको बेचो वो पार्टी जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो किसको बेचे, आलोक जी बेच दें आपको? ठीक, आपको नहीं, मतलब प्रॉपर्टी आपको बेचेंगे आलोक जी को। तो आलोक जी ऐसा है, आप मेरे घर पर आए, आपने जगह देखी, आपने कहा बहुत पसंद है, आपके पास पैसा भी है, एंड यू आर अ नॉलेजेबल बायर जिसको पता है इस एरिया का रेंट, सॉरी, इस एरिया का जो प्राइस है इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5.5। ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा ना बेटे, 1 करोड़ की चीज 5 बोलूंगा और आप खरीद लोगे? ऐसे तो डील नहीं होती ना कहीं भी। तो बेसिकली मैंने आलोक जी को बोला कि मैं कितने का बेचने को तैयार हूं, 5 करोड़।
आप मुझे बताइए, और ये मान भी गया, डील हुआ, ठीक है। आप मुझे बताइए नाउ व्हाट नेक्स्ट, अभी तक तो वर्बली बात हुई, आप बैठे, मैंने कहा 5 करोड़ बेचूंगा, 5 करोड़ बेचूंगा, इसने कहा डन है। मैंने कहा तो आप फिर कुछ एडवांस रख दीजिए, क्योंकि ऐसे तो डन करने वाले तो बहुत आते हैं, समझ रहे हो। और आपने कहा सर मुझे 2-4 दिन चाहिए, बिल्कुल लीजिए आप 2-4 दिन, क्या दिक्कत वाली बात है, सोच लीजिए, कोई ऐसा नहीं है आप अभी आ रहे मैं अभी ले रहा हूँ। मैंने बोला 10 लाख रुपए आप रख दीजिए आज टोकन, ठीक है। तो मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, तो आलोक जी ये जो आपने फर्स्ट पेमेंट करी मुझे अभी, मान लो आज के दिन ही करी, ठीक है, 5-6 बार आ चुका था, घर में जगह देख लीजिए, आज क्या डेट है, 13/5/25, कितने रुपए की पेमेंट कर दी, 10 लाख। क्या प्रॉपर्टी इसके नाम पर हो गई। और जब तू 10 लाख रुपए लेकर आएगा अपने घर से, कुछ रिटर्न में लिखवाएगा, या जैसे ही तू जाएगा मैं कहूंगा आप कौन भाई साहब, मैं तो जानते ही नहीं आपको। चलो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा ना कि 10 लाख कैसे हो गई। कैसे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सिर्फ एक पेपर का फॉर्मेट बनेगा, आप बोलोगे सर मैं आपको 10 लाख दे रहा हूँ, एक ब्रोकर एक फॉर्मेट बनाकर आ जाएगा, दैट टोकन मनी रिसीव्ड ऑन दिस डेट बाय सौरभ सर फ्रॉम आलोक रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी, एक छोटा सा फॉर्मेट, ताकि उसको भी तसल्ली हो, कुछ तो लेके जाएगा रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली कोई एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, कोई एग्रीमेंट वेग्रीमेंट नहीं हुआ मेरे से, इसके 10 लाख मेरे पास पड़े हैं, इसका एक पेज का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होगा। टोकन मनी हुई ना, जिसमें आप ऐसा थोड़ा सा पेमेंट देके एग्जैक्टली, जैसे आप कोई वेन्यू बुक करते या कुछ है, तो आप 4 महीने बाद फंक्शन, आपको क्या लग रहा है, आप 4 महीने बाद आपको वो कॉल करेगा, और आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा तो हट गया कि फंक्शन नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो टोकन मनी यू पे समथिंग सो दैट मुझे पता लगे यू आर अ जेन्युइन बाय। फिर बट उसमें आप कीज दोगे फिर, मैं टोकन मनी में मिलता है ना। 10 लाख में की ले लेगा सर ऐसा वो अपना काम तो करवाना है, तो अगर मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करवानी है। 5 करोड़ में से 10 करोड़ देके काम शुरू कर देगा। और सुन ले की कब है, आपके ये डाउट से होगा कि तेरे को उस दिन मिलेगी, आप अगर इस एरिया में रहते हो ना, कुतुब मीनार के पीछे एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम स्टैम्प ड्यूटी म्युनिसिपल, एसडीएम ऑफिस का फुल फॉर्म एक बार देख लेना, बट अथॉरिटी प्रॉपर्टी सारी रजिस्टर, रेंट एग्रीमेंट भी, और अगर खरीदना बेचना है तो यहाँ से बहुत ही पास है, 5 किलोमीटर में कुतुब मीनार के पास। जब हम जाएंगे कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, सारे पेपर वर्क करके जाएंगे तब, ठीक है, तू उस दिन मेरे को 2-3 करोड़ रुपए का चेक देगा, ठीक है, और तब मैं तेरे को चाबी दूंगा। चाबी आपको उस दिन मिलेगी जिस दिन हम वहां रजिस्ट्री कराएंगे, विटनेसेस जाएंगे हमारे साथ, आपकी फैमिली के लोग भी होंगे, मेरे भी होंगे, हमारी फोटो खींचेगी वहां पे, जब एग्रीमेंट हो जाएगा चाबी पकड़ाऊंगा तेरे को, तब तक तेरे से 2-2.5 करोड़ ले चुका हूँ मैं, सारे नहीं ले जाऊंगा, वरना तू कहेगा सर ऐसे थोड़ा ना होता, 2 करोड़ लगभग 2.5 करोड़ वो आपस की बात है, हो सकता है 1 करोड़ में भी मान जाओ, मैं इसे जानता हूँ, मैंने कहा चल तू थोड़ा सा दे दे बाकी जिस दिन, लेकिन उसी दिन लूंगा जिस दिन तेरे नाम पर हो रही है, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं जाने दूंगा, फिसल जाएगा ये। जिस दिन मैं रजिस्ट्री, इसको बोला जाता है रजिस्ट्री कराना, ठीक है, वो जो रजिस्ट्री हो रही है, जब सबके स्टैंप्स लग रहे हैं, आई नीड द एंटायर मनी दैट डे, और जैसे तू मुझे वो देगा, और वो तू कैसे लेकर आ रहा होगा, ड्राफ्ट या चेक बना कर आ रहा होगा, चेक में भी रिस्क होता है बाउंस हो जाए, इसलिए ड्राफ्ट बनता है, क्योंकि हो सकता है इसके अकाउंट में बैलेंस ही ना हो, तो ड्राफ्ट क्या होता है, वो तेरे पास बैलेंस होता है तो ही ड्राफ्ट बनता है, तो ड्राफ्ट बनता है। और अगर तूने बैंक से लोन लिया है तो बैंकर साथ में आएगा, सुन लो, वो भी इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, 5 करोड़ मान लो नहीं है, इसने क्या सोचा बैंक से लोन, तो बैंक की तो प्रोसीडिंग्स, ये पहले से ही बात कर रहा था मैं खरीद रहा हूँ, बैंक वाला आएगा उसी दिन इसको चेक देगा, ये ले पकड़, अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, और प्रॉपर्टी के पेपर बैंक साथ में लेके चला जाएगा, इसके गिरवी है इसकी प्रॉपर्टी। हाँ जिस दिन रजिस्ट्री होती है, इफ द प्रॉपर्टी इफ ही इज बाइंग थ्रू अ लोन, तो बैंकर भी होगा, सेलर होगा, बायर होगा, 3 पार्टी। सर, और वो जो प्रॉपर्टी है वो आफ्टर द प्रीपेमेंट ऑफ लोन के बाद मिलती है ना, जब वो फ्री हो जाता है। प्रॉपर्टी, हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तेरे को जब तू पूरा रिलीज कर देगा, ठीक है, बैंक सर्टिफिकेट दे देगा कि यस आपने अपना पूरा लोन रिलीज कर दिया, अब तेरे को प्रॉपर्टी के पेपर, समझ रहे हो। सो बेसिकली इट गोस पैरेलल, 2 दिन के अंदर डील नहीं हो जाती, 2 दिन के अंदर डील तब हो सकती है इसकी जेब में 5 करोड़, वैसे बोला 5 करोड़ पकड़ो, कल रजिस्ट्री खत्म का। अब तुम बैंक के पास जाओगे तो बैंक इसकी इनकम स्टेटमेंट देखेगा, यू आर टेकिंग अ लोन,
आपके हिसाब से बैंक ऐसे ही लोन दे देगा? देखेगा कि भाई हम इसको लोन दे रहे हैं 5 करोड़ का, ईएमआई बन रही है 1 लाख महीने की, कमाता भी है ये 1 लाख रुपए महीना, समझ रहे हो? और यहीं से बात आ जाती है वो हाउस प्रॉपर्टी की, आपके लोन इसके ऊपर होगा तो ब्याज देगा तो इस प्रॉपर्टी तो इसमें इंटरप्शन मिलेगी इसको। पर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं, इसने मेरे को 13/5 को कितने रुपए दे दिए? 10 लाख। अब मैं एक नया वर्ड ऐड कर रहा हूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 2 करोड़। ओ माई गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? हाँ, सर्कल रेट। सर्कल रेट कितने का है? एंड सेलिंग प्राइस बोल लो या मार्केट वैल्यू बोल लो, क्या ऐसा है? ऐसा है? अगर अप्रोक्स 50% पे चलता है, पर मैंने मतलब ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं कि 3 करोड़ मान लो चलो। यानी कि गवर्नमेंट को लगता है कि इसका स्टैम्प लगता क्या है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से सर्कल रेट कितना है? 3 करोड़। और मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी 5 में बेच रहा हूँ, जो इससे पैसे लूंगा वो 5 करोड़ लूंगा या 3 करोड़ लूंगा? पैसे 5 लूंगा। जो इसके साथ एग्रीमेंट बनाऊंगा, बनाऊंगा 3 का, जो कि वाइट में पैसा आएगा मेरे पास। 3 करोड़ का लिखित होगा दैट आई एम सेलिंग माई प्रॉपर्टी फॉर 3 करोड़, और वो जो 2 करोड़ है वो कैश में है। पेमेंट धीरे धीरे आती है, इतना बड़ा अमाउंट होता है। कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसको हमने बोला था कि सर हम आपको धीरे धीरे करके पैसा देंगे, महीने भर में हमने उसको पैसा दिया। 30-35 लाख रुपए का लोन लिया था, बाकी जो भी अमाउंट था वो उसको धीरे धीरे दिया, बैंकिंग थ्रू भी दिया था और वैसे। स्टैम्प ड्यूटी उसका 45-46 लाख था। पेपर वर्क जो हुआ था, चलो मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता दूं क्या, उससे तुम ज्यादा रिलेट करोगे। जैसे सपोज करो मैं थोड़ी सी चीजें बदल रहा हूँ, जिससे आपको मैं पूरा एग्जैक्ट बता दूं। मालवीय नगर में रहता है कोई बच्चा? रहता है इधर उधर, वो देखे कपूर छोले भटूरे में, पता है? अच्छा, भानु पता है? कपूर छोले भटूरे इधर पता है, मैडम को पता है? भानु काफी फेमस है यार, भानु भी मेरे को उतना सही नहीं लगता, ठीक है। बट कपूर छोले भटूरे के पीछे एक कॉलोनी है, मतलब ठीक है ऐसी मुझे बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट इज कि जो सेलर था उनका नाम मिस्टर मलिक था, ठीक है। और हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो मैंने नहीं खरीदी थी, टेक्निकली वो जागृति मैम खरीद रही थी। तो वो उनके नाम पर होने वाली थी, मैंने कहा कि मुझे भी ओनर बना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको याद है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट की डिडक्शन है, को ओनरशिप तो 2-2 लाख हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये रीजन था कि मैंने को ओनरशिप करवाई। एंड जहां तक लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, लोन कितने का लिया था बच्चे हम लोगों ने? लोन वॉज 35 lakhs। अब आप पूरी टर्म समझिएगा, मार्केट प्राइस ये जो मलिक जी बेच रहे हैं वो बेच रहे थे 1 करोड़ का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की है? 45 lakhs की। तो मैंने लोन लिया एक तो 35 लाख का, कौन से बैंक से लिया? HDFC बैंक। तो जिस दिन हम रजिस्ट्री कराने गए उस दिन मिलेगा 35 लाख यहां से सीधा। वो अभी डिडक्शन का देखते हैं, एक बार सीक्वेंस एक बार देखिए, वो 35। और आप मुझे बताइए हमारा एग्रीमेंट कितने पे बना होगा? एग्रीमेंट बना था 45 lakhs, जिसमें लिखा होता है, अच्छा अगर 45 lakhs का है तो मैं बैंकिंग रूट से कितने रुपए दूंगा टोटल? 45। उसके ऊपर की तो कोई बात ही नहीं करेगा। हालांकि उसके ऊपर भी ना पेपर में लिखा जाता है, पर जब रजिस्ट्री हो जाए तो फाड़ दिया जाए। बताऊंगा तो समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ वो जो कैश का भी होता है वो दोनों पार्टीज के पास होता है, ठीक है। और जब पूरी रजिस्ट्री हो जाती है फिर वो फाड़ दिया जाता है, समझ रहे हो? क्योंकि कुछ तो रिटर्न होना चाहिए।
एक तसल्ली रहती है। होगा क्या, केस तो खराब भी हो सकता है, अगर कोई भी डिफॉल्टिंग इंटेंट से कर रहा है तो गड़बड़ तो हो सकती है, बट स्टिल रिटर्न स्टिल गिव्स यू कंफर्ट। मुद्दे की बात ये नहीं है। तो बेसिकली 45 में से कितने रुपए का लोन ले लिया मैं? 35 लाख का। ठीक है। और कितने रुपए मैंने वाइट में दिए? वाइट में मतलब बैंक से 10 लाख। तो आपको लोन अप्रूव होगा वो एसडीडी वैल्यू से ज्यादा कर सकता है। लोन जो होता है मार्केट वैल्यू के बेसिस पर होता है, उनको पता होता है कि कितने की, वो सबको पता है, लेकिन कोई वो चीज बोलता नहीं है, लोन हो जाता है। लोन अगर मैं चाहता 50 लाख 60 लाख कितने का भी, ऑब्वियसली नॉट एक्सीडिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प आप समझो, मेरा एग्रीमेंट कितने का बन रहा है। तो जब मैं बैंक के पास जाऊंगा मैं क्या बोलूंगा, मैं ये एक की बात नहीं करूंगा, हालांकि बैंक को पता है, लेकिन मैं बैंक को क्या बोलूंगा, 45 लाख का हमारा पेपर वर्क होगा और मुझे कितने रुपए का लोन चाहिए, 35 लाख का, और 10 लाख मैंने वाइट में दी। तो बाकी 55 आप वैसे बोले। बाकी जो बैलेंस है, ये आप धीरे धीरे या तो अपने बैंक से विड्रॉ करते, लेकिन इसको 1 to 2 मंथ्स के अंदर, अगर आपके पास इमीडिएट अवेलेबल है तो दे दो, लेकिन उसको बोल दो सर इतना सारा कैश हम धीरे धीरे, पहले हफ्ते में 6-7 लाख दे देंगे, अगले हफ्ते 8-10 दे देंगे, फिर ऐसे करके पेमेंट करी जाओ। लिमिट स्पेसिफाइड है 102 महीने। इट डिपेंड्स अपॉन बायर एंड सेलर। इफ यू आर इन अ हरी, आपको सर मुझे निकलना है, सर मैं यूएस जा रहा हूँ, आप 2 महीने लगा रहे हो, मेरे को नहीं करनी आपसे डील, यू विल फाइंड आउट अ पार्टी जिसके पास इमीडिएट पैसा। ये तो नेगोशिएट वाली बात है। से आपका एग्रीमेंट बना है 45 लाख रुपए का, बैंक के पास आप दे दोगे 45 लाख के ऊपर की बैंक के पास 45। कर ले रहा हूं मैं। आपको बैंक दे रहा है 35 लाख का लोन, वो 35 लाख के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट का मोर ओवर 60-70% लोन दे रहा है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो पेपर आपको मिल रहा है रजिस्ट्री के लिए, वो बैंक रख रहा है या फिर आपके पास? बैंक रख रहा है। तो वो तो उसकी फोटो कॉपी मेरे पास होगी, ओरिजिनल कॉपी जो है बैंक रख रहा है। बैंक। एज पर तो एक बात की बात है, एग्रीमेंट जो बन रहा है 45 लाख का लोन, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक रख रहा है, जब आप 35 लाख पे कर दोगे तब आपको पेपर मेरे को पेपर, आज जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर मेरे पास नहीं है, बैंक के पास पड़े। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप समझिए, अब मैं आपको यहां तक पहले समझ आया आपको? ठीक है। ये सब बातें यूज करूंगा मैं आज, समझ रहे हो, काफी यूज आएगा। अब आप समझिएगा, एक सबसे पहले एक बनता है एग्रीमेंट टू सेल। ये बेटे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी बन जाएगा। ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है कि जैसे मिस्टर मलिक इज विलिंग टू सेल, और कितने रुपए का, 45 लाख का, और उनको पेमेंट करी जाएगी, इस दिन पेमेंट भी लिख दी जाती है, और ये लिखा जाता है जिस दिन लास्ट पेमेंट आप दोगे उस दिन हम लोग रजिस्ट्री पे जाएंगे और रजिस्टर कर देंगे, देन पोजेशन विल बी गिवन टू द पार्टी। ये एग्रीमेंट टू सेल है, ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ब्रोकर लिखित एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता है, आप पढ़ लेते हो, आप साइन करते। फिर एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से मैंने उसको कितने रुपए देने, आई एम सॉरी, 45 लाख, जिसमें से मैंने 10 लाख उनके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। उन्होंने बोला बाकी 35, मैंने कहा सर आप वहीं आपको मिलेगा चेक, उसी दिन मिलेगा। बैंक से वो कहेगा कैसे मान लूं, मैं कहा सर ये देखो लोन पास हो रखा है, पेपर है मेरे पास, और बैंक वाला भी कह रहा है जिस दिन जाओगे उधर आप हमारे को बता दो, हमारा एक पर्सन आएगा, वो आपको ड्राफ्ट दे देगा और आपके प्रॉपर्टी के पेपर ले जाएगा। सेम डे होता है ये कोऑर्डिनेशन, सेम डे चलता है, ब्रोकर भी होता है, बैंकर भी होता है, सेलर वायर सारे होते हैं। तो जिस दिन जब ये रजिस्ट्री होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या आप इसको अच्छा, इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, सेल डीड। ठीक है। सेल डीड क्या होता है कि जिस दिन आप रजिस्टर करा रहे हैं वो जो एग्रीमेंट है, ये प्रॉपर एग्रीमेंट बना होता है, इतने स्क्वायर फीट है, इतना है, ऐसे ऐसे पेमेंट है, बैंक ये दे रहा है वो दे रहा है। तो ये किस दिन बनेगी, सपोज करो, सपोज करिए, अगर मैं बोलूं आज, आज क्या डेट है, 13 मई को मान लो एग्रीमेंट टू सेल बन चुका है,
ठीक है, और हमने बोला 13 जून को चलेंगे जी। तो 13 जून को सेल डीड बनेगी कि आज के दिन प्रॉपर्टी बेच दी गई है और पैसे भी आ गए हैं, स्टैंप लग गया, विटनेस हो गया, सारा हो गया। तो बेसिकली इस दिन आप जो बैलेंस है वो पे कर देंगे 35 लाख, और आपको कीज मिल जाएंगी, यानी कि वो हैंड ओवर हो जाएंगी। इस दिन आपकी एंट्री। इससे पहले आप रेनोवेशन ऐसे नहीं होता था, जब आप सारी पेमेंट कर देंगे तभी एंट्री। हाँ जी। सारे पेमेंट वो है ना जो डिसाइडेड हुई है, जैसे अभी आपने कहा, हम्म। जैसे अभी आपने कहा ना, और मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की है, एग्रीमेंट 45 लाख का बना है, आप उसको दे रहे हो 35 और 10, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंट आपका बाकी जो 1 से 2 महीने में आप दोगे। ये इससे पहले बिल्कुल अच्छा। सही सारा दे चुके हो आप। ये जो बच्चे, ये जो 55 लाख अदर देन दिस है, ये क्या की होने के की मिल जाएगी तब पे करी जाएगी? कभी भी नहीं। इस ड्यूरेशन के बीच, जिस दिन मैं यहाँ जा रहा हूँ ना, उस दिन सिर्फ 35 लाख बच रहा है देना, बाकी सब जा चुका है उससे पहले। 35 लाख की बैंक का है। हाँ, वो बैंक ने देना था, बाकी मैंने अपना अरेंज करके महीने 2 महीने में उसको पेमेंट। जैसे आप कहते हैं ना कि इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन चालू होगी सारा, इसके बाद ये सारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको, जैसे आप फिलहाल तक बताया था ना अपने रेंट पीरियड है जो, तो फिर आपको मिलेगा, अगर आप इधर होते फिर भी फिर आपको मिलता है। मेरा ही हो जाएगा, मैं बना लूंगा अपने आप। उससे पहले को उससे पहले नहीं, उससे फर्क नहीं। वो बोलेगा अगर तेरे को इतनी जल्दी हो रही है तो 10 दिन पहले का एग्रीमेंट कर लेना। आई एम अ बायर, मैं कह रहा हूँ सर मुझे जल्दी से जल्दी, चलो ठीक है जल्दी चल लेते हैं, वहां पे रजिस्टर पेमेंट कर दे जल्दी जल्दी। परचेज केस में नहीं मिलेगा, परचेज केस में और एक्सेप्शन जो होता है। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ दीज टर्म्स आर लाइक, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हम लोगों को जो कीज है, हम लोगों को वो कीज 2 महीने बाद मिली। हाँ, क्योंकि वो जो बायर है ना, उसने बोला था कि मेरा ना गुड़गांव में, देखो वो जगह छोड़ के जाएगा तो उसका प्लान होगा ना गुड़गांव में घर होगा, तो उसकी ना रजिस्ट्री रुक गई थी गुड़गांव में उस टाइम। तो उसने बोला मुझे 1 महीना दीजिए आप। अब ऑब्वियसली इससे लगता है अजीब है, पर हम लोगों ने सारी पेमेंट कर दी थी, पर हम लोग को प्रॉपर्टी 1 डेढ़ महीने बाद। तो हम लोग बार बार बोलते थे सर जल्दी करो, मतलब उस चीज को, क्योंकि रिस्क होता है भाई। ये तो आप ये नेगोशिएट एग्जैक्टली। अगर आप अटक जाओ, बोलो नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन बस वो वाली बात है कि आप इतनी बार मीटिंग कर रही हो, आपको जेन्युइननेस नॉट जेन्युइन पता लग जाता है, बट यस दैट इज अ रिस्क। परफेक्ट करना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे, अब चाबी मिल रही है, हो सकता है अगर मेरे नोन में मैंने कहा भाई 5 लाख की तो बचा, ले लियो यार कैश में, होने हो सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड चीज क्या है, आपको मैं चाबी दे रहा हूं, आप मेरे को पूरा पैसा, एंड बिलीव मी, अभी आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने जो पहले वाली प्रॉपर्टी है जो छोड़ी थी, ठीक है, वी वर लाइक वहां पे टेनेंट, तो मेरे लैंडलॉर्ड ने 4 लाख रुपए देने थे। उसने कहा आप ट्रस्ट रखिए, आप मुझे चाबी दे दीजिए, जगह छोड़ देगा, आपको 4 लाख दे दूंगा, उसने नहीं दिया। समझ रहे हो? हम लोगों को लगता था कि ट्रस्ट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो उसने बोला कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, हमको तो स्विच होना ही था, क्लासेस लेनी है हम लोग को, तो जगह लेनी है मेरे को। तो बेसिकली ही वाज सपोज टू पे, क्योंकि हमने उसको पैसा दिया हुआ था, कुछ एमसीडी वाले आ गए थे, उसकी ऑब्लिगेशन थी, वी पेड दैट ऑब्लिगेशन। उस टाइम उसे बोला था कि आप मेरे रेंट से एडजस्ट कर देना, पर वो क्या हो गया, दोबारा एमसीडी आई खाली हो गया, तो टेक्निकली उसके भी आप पे हमने पेमेंट करी थी, उसने 1 भी रुपया नहीं। तो इसलिए बोला जाता है जो आपके बड़े और पेरेंट्स होते हैं ना, जो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है ना वहम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज होती है ना, व्हेन यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स इंपॉर्टेंट, खुद से ही आप समझो, अच्छी बात है, हमने भी खुद से समझा। लेकिन आप अगर जितना सेफ चल सको उतना सही रहता है, लोगों का भरोसा नहीं। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये हो, आपको सारा का सारा सेटअप समझ आ गया? हाँ जी। तो अभी आपने कहा ना स्टैंडर्ड होता है कि सारी चीजें करना, वो ये क्या जरूरी है कि जिस दिन चीज और रजिस्ट्रेशन होगी उस वक्त तक तुम्हें बैंक अगर जरूरी है तो वो संभाल सारा पेमेंट हो जाना चाहिए। सेलर तेरे को फोन करेगा कि मतलब कि विल कॉल यू एंड प्रेशराइज यू कि आप करो। अब अगर तेरी कोई ऐसी सिचुएशन होगी 5 6 दिन डिले हो गया तो ठीक है, लेकिन सिस्टम ये है, मैं आपको चाबी दे रहा हूँ, मैंने आपको सामान दे दिया, गिव मी द एंटायर पेमेंट नो, पहले ही हुई थी, मतलब जो उसी दिन, मतलब बाकी पेमेंट हो चुकी होगी, बस बैंक का जो 35 लाख है वो उस दिन। स्टार्ट लेंगे सीधे तरीके से नहीं करना, केस केस का ही तरीका होता है, इस बात में केस कोई तरीका है जो आपको केस करते हो, ये नहीं कर, एनर्जी जाती है उसमें। पैसा भी लगेगा।
मतलब कोर्ट में कौन जाता है फिर दोबारा वो मेरे 11 बजे जा रहे 12 बजे क्लास। हाँ 35 लाख क्या कह रहे दोस्त 35 लाख 1 करोड़ प्राइस है 10 लाख दे दिए 55 कैश में दिया जाएगा जो बच गया वो नहीं है मेरे पास वो मैंने बैंक से ले ली समझ गया बताइए आपको मैं आपको रादर देन कैपिटल गेन में डालता हूँ उसके लिए तो इतनी नॉलेज आपको नहीं चाहिए थी बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कल को कोई डील देखोगे यही बात चलो अगर आपको समझ आएंगी कि किस पेज पे सेलर वायर पहुंच चुके हैं समझ रहे हो क्या चीज है वो वाली बात नहीं बेच सकते हो। कई लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे ब्लैक चाहिए ही नहीं मेरे को मैं कहाँ रखूंगा लेकिन उससे क्या हो जाएगा उससे समझिएगा अगर मैं 1 करोड़ के पेपर बनाता हूं तो सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ दिखेगी कॉस्ट रिमेनिंग द सेम तूने कितने में खरीदा पेपर में लिखा हुआ इंडेक्स करेगा उसको तो तेरे गेन ज्यादा आएंगे ना फिर सो व्हाट पीपल प्रेफर इज दे प्रेफर कि जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी का सेल हो जाए और बाकी उनको कैश अब आपके दिमाग में आना चाहिए इतना सारा कैश कहाँ रखोगे सर सरकार को तो समझ नहीं आएगी कि लोग ऐसा करते गवर्नमेंट को पता है ब्रो हैं कुछ नहीं करते एग्जैक्टली ब्लैक नहीं देंगे कितना फर्स्ट वाइट थोड़ी अगर ब्लैक मनी नहीं देंगे तो सारा वाइट ऐसा कई लोग हो सकते हैं जो बोले मुझे वाइट में ही बेचना है ऐसे होते हैं जैसे जो डीएलएफ की प्रॉपर्टीज है ना उसमें ऐसे नहीं चलता जो अपार्टमेंट्स है ना आप देखते हो जैसे कैमेलियाज है और उधर गोल्फ कोर्स के वहां पे सारे वहां पे नहीं चलता सर तो अगर पूरा वाइट भी देंगे तब भी अगर हम लोन ले रहे हैं तो एसडीवीसी तो एक्सीड नहीं कर सकता नहीं कर सकते कर सकते फिर से बोलो एक बार अगर पूरा पैसा हम वाइट 1 करोड़ पे एक पेपर बन रहे हैं। हाँ। वो कह रहा है मुझे सारा का सारा बैंक में दो हाँ बन सकता लोन बिल्कुल एसडीवीसी हाँ एक्सीड कर सकता हाँ बैंक को पता है इसकी वैल्यू बैंक की वैल्यू आते हैं इसकी इतनी वैल्यू उस हिसाब से लोग प्रॉपर्टी से राइट नहीं 1 करोड़ में ना तेरे तेरे सामान का भाव ही 1 करोड़ की 45 में क्यों बेचे तेरे सामान का भाव कितना है 1 करोड़ है ना और तू वाइट में बेचना चाहते थे वो नहीं चाहिए कैश तो 1 करोड़ का बेचना उससे मिल जाएगा तेरे को बायर ठीक है बट ये सामने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपको बायर कम मिलेंगे हम मुश्किल से मिलेंगे टैक्स बचाने के लिए वो दे देते हैं ब्लैक का हाँ एग्जैक्ट क्योंकि अब सेल कंसिडरेशन कितनी दिखेगी 45 तो इसलिए का बायर 45 हाँ इसलिए बायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे बायर और उसके लिए अग्री नहीं करेंगे बोलेंगे सर 1 करोड़ की चीज लेने आया हूँ मेरे तो दिमाग में था आधा कैश ले लोगे ये परसीव्ड माइंड है ये लोगों का और अगर कोई बोलते नहीं नहीं मुझे पूरा चाहिए बोले कोई बात नहीं भाई अगर उसका होगा तो ठीक है नहीं होगा तो कहीं और से खरीदेगा बताइए सवाल ये है कि ये कैश का क्या करते हैं लोग क्या होता है इसका? इसी तरीके से सर्कुलेट करके वाइट करेंगे ये जो मलिक जी है इन्होंने गुड़गांव में घर खरीदा था आप देखिए दैट मनी इज अगेन प्रॉपर्टी वैल्यू जो है आगे चली है मोर ओवर द केस मेजर केस में क्या यही होता है कि प्रॉपर्टी खरीद के जो ब्लैक वही होता है, property खरीदी जाती है। घुस जाती प्रॉपर्टी खरीद प्रॉपर्टी की चीज प्रॉपर्टी कहीं कैसे है जो एग्जेम्पशन आपको पढ़ाऊंगा मैं 54 की उसमें यही है गेन्स को माफ करना है तो प्रॉपर्टी परचेज कर लो दोबारा मुझे बताइए क्लियर है बच्चे ओके तो सर ये जनरल बातें कर ली मैंने आपके साथ लेकिन अभी आप देखिएगा यूज करूंगा पर आइए अब हम कंटेंट पर आते हैं ये लिखना भी नहीं अभी मतलब जब एग्जाम्पल बनेगा तो हो जाएगा लिखना भाई ये ना मैं आपको बता रहा हूँ जैसे तो मेरे पापा से भी पूछता वो जो असल में मैं विटनेस देख रहा था वो डॉक्यूमेंट में तो हर एक बंदे की 2 विटनेस होता है 2 विटनेस होता है ना वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया तेरे को वो नॉलेज नहीं भी है तो चलता है वो तेरे को टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए बट हाँ वहां जाके 2 लोगों का ही विटनेस लगता है शायद से। एक आप रहते हो उसमें 2 विटनेस होते हैं फिर उनका फिंगरप्रिंट उनकी डिटेल्स वो पूरे डॉक्यूमेंट का इसमें मेरे वही हाँ देखिए मुझे वो समझ आएगा सारा हाँ सर। वो रिलेटेड है ठीक है आइए बच्चे हम लोग कौन से सेक्शन पे थे के बाद सब कुछ लिखना नहीं है ऐसे भाई लिखोगे क्या ऐसा लिखना है दोनों आप करवाइए
एग्जाम्पल में सेम ऐसा आएगा। और नहीं, ये सिर्फ नॉलेज चाहिए थी, और अब आपके कैपिटल गेन के वो पॉइंट समझ आएंगे बस आपको भी। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है इसकी करने की, ठीक है। ये वाले वर्ड दोबारा यूज होंगे, बस आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। आइए अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 51। भाई एक तो सैलरी है 100 ठीक है 1 करोड़ सैलरी, अकाउंट में ठीक है। अपने 50 लाख रुपए निकाल के गए ठीक है 2 महीने बाद हमने प्रॉपर्टी खरीदी ठीक है उसके एसटीडी 50 लाख रुपए और जो बाकी का 1 करोड़ उसकी वैल्यू है एसटीडी 50 लाख ठीक है तो हमने 50 लाख रुपए जो एसटीडी दिया हमने लोन से पे कर दिया बैंक के थ्रू पे लोन लेके जो एग्रीमेंट में लिखा तू जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है कितने की खरीद, 50 लाख मतलब 1 करोड़ वैल्यू मार्केट वैल्यू तुझे खरीद रहा है 1 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख, कैसे पे करेगा अब इसको? 50 लाख हम लोन से पे करेंगे बैंक से 50 लाख का लोन ले लेगा, इसका मतलब, ठीक है। और पेपर कितने के बना रहे हैं? पेपर 50 लाख पेपर भी 50 लाख, ठीक है। अब जो 50 लाख बचे वो मैं से कैश में लेंगे मतलब जो तेरा वाइट में तेरे पास था उसको तूने विड्रॉ करा दिया, इसको ब्लैक बना दिया। ब्लैक हो जाएगा तो मैं बता, क्योंकि आपको ये है ना कि सर मेरे पास सिर्फ वाइट है तो मैं क्या करूं, ले दे के यही बात आया ना कि सर, यही एग्जाम्पल जो पहले वाला चल रहा था, 1 करोड़ देने थे, उसने बोला था 50 लाख कैश लूंगा, 50 लाख बैंक के थ्रू है, तो मान लो मेरा जो लोन था वो बैंक का 50 हो गया, और मेरे तो बैंक में 50 लाख पड़े हैं, मेरे तो बैंक में पड़े थे ना, तो आप कह रहे हो मैंने विड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मैंने विड्रॉ करके उसको दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास नोटिस आएगा, ह्यूज अमाउंट इज विड्रॉ जस्ट बिफोर पाकिस्तान इंडिया वॉर, तो कैन यू टेल अस द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस, वेयर इज दिस अमाउंट? तो तू क्या बोलेगा कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने ब्लैक में पैसा दिया, तो बता देगा कि मलिक जी है, तो सरकार बोल देखो वैसे तो सर्कल रेट 50 लाख का है, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की है, तो मैंने बैंक का लोन ले लिया और 50 लाख उसको दे दी ब्लैक, जो है सच बात बता दी। अब आप मुझे बताइए क्या इससे क्या होगा, समझिएगा, इसका मतलब आपका एग्रीमेंट झूठा है। वो जो मलिक जी जो कैपिटल गेन दिखा रहे हैं, उन्होंने सेल कितने की करी, 50 लाख की, वो 1 करोड़ की है, उनका कैपिटल गेन रिकम्प्यूट हो जाएगा, समझ रहे? क्योंकि आप तो पूरी दुनिया को दिखा रहे 50 लाख का है, और तू कह रहा है मैंने विड्रॉ करके, तो कभी भी ऐसे मत कर लेना, कल को कहीं तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो दूसरा बंदा कह रहा है मुझे ब्लैक में चाहिए, तुमने अपने अकाउंट से विड्रॉ करके उसको ब्लैक में, ब्लैक का मतलब ये नहीं होता तुमको किसी को 50 लाख चाहिए, उसने तो बोला कि मुझे ब्लैक में पैसा चाहिए, तुमने क्या करा, अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर दिया और कहीं ये ले कैश, वो तो कैश चाहिए था, नोटिस आ जाएगा तुम, यू हैव टू अरेंज, इफ यू हैव तो सही है, नहीं है तो रिलेटिव से 4 लाख 5 लाख 6 महीने के अंदर कैश इकट्ठा करो, फिर वो lender उनको से धीरे तो धीरे cash पेमेंट नहीं- करो, इस तरीके से। बैंक से नहीं बट लेंडर से कहीं से भी कैसे करके देख करके सीधा कैश में देना, मतलब वो कहीं पे कन्वर्ट नहीं होती कैश में, कहीं पे वो एंट्री नहीं होनी चाहिए उस चीज की, बहुत ही स्कैटर्ड होनी चाहिए। मेरे बैंक में जो है उसको बेच के कैश कर दिया और फिर उसको दिया, भाई ट्रैक हो सकता है वो भी ट्रैक हो सकता है। क्योंकि तू जिसको बेच रहा है ज्वेलरी वाले को एक स्टेटमेंट होती है, उन्हें बताना होता है किसने बेचा किसने खरीदा, वही चीज अगर सेल में कर घर से निकाल के बेच सकता हूँ, तो घर से निकाल रहे बेचा है तो किसको बेच रहा है? अगर ज्वेलर को बेचेगा तो ज्वेलर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वो बता सकता है। एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, अगर आप मर्सिडीज खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो, कुछ भी महंगी चीजें खरीदते हो, तो इन लोगों को सरकार को रिपोर्ट करना होता है इतने रुपए का खरीदा है। 4 लाख की ज्वेलरी खरीद लेगा ना, तेरी ज्वेलर जो है रिपोर्ट कर देगा, नोटिस आया ना आया अलग बात है, लेकिन 2 लाख से ऊपर की ज्वेलरी पे आपने अगर कभी खरीदोगे ना 2.5 लाख की, वो कहेगा 2 बिल बना दूंगा आपके, 1 25 1 25, नहीं तो हमें बताना पड़ता है सरकार। पैन नंबर हाँ सर पैसे खिला के नहीं होता, कितना खराब है चल, पैसा हमने कमाए गलत एक्टिविटी से बहुत मिला ही रहे तभी तो उससे आगे करेंगे पैसा कमा मतलब कैसे, मतलब किस एंगल से बोल रहे हैं? पैसा ही एक लीगल एक्टिविटी से आता है Illegal ही रहेगा ना, तो कोई वाइट हो ही नहीं अकाउंट जैसे में टैक्सेबल हो जाएगा
यू मीन टू से कि जो चीज बैंक में है वो वाइट है, जो बैंक में अभी आया ही नहीं है पैसा, वो आया ही कैश में। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हम लोग कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर कैश आ रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि लीगल एक्टिविटी नहीं? लीगल एक्टिविटी आपने इनवॉइस जनरेट करते हैं, हाँ, आपने यहाँ भरोसा कैश है पैसा आपके से नहीं, इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट आती है अगर 20 लाख से ऊपर होता है टर्न। तो सही मुद्दा उठाया आपने। वैसे पिछली बार जब मैंने इंस्टॉलमेंट भरी थी तो मैम ने कहा था मेरे को कैश चाहिए, मैं तो बोला कैश तो आपके से यहाँ पे हाँ, जब ये तो नहीं बोला है। मैंने दिया था मैम को, ये कैसे नहीं पता आपको, आप मैंने भी दिया था समझाने के इधर कैश कैश मेरे को ऑनलाइन में रखकर जो है सर वो बैंक से लोग ऑनलाइन पेमेंट आती है सर फंस गए जब चार्जेस सर पहले आपने आज भी सर, कैश चाहिए सर, कैश पे क्या जो स्कैनर के थ्रू पेमेंट होता है उसमें चार्जेस लगते हैं ना। नहीं, ऑनलाइन चार्जेस बात इसका अंदर नहीं, चार्जेस की दिक्कत नहीं है, टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर देखने का। अब बता दो आप। हम लोग जीएसटी पढ़ चुके हैं, आप समझदार है, 20 लाख से ऊपर में रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। वो तो तब ना जब दिखाने और अगर 20 लाख से ऊपर 3 अकाउंट है तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो पर्सनल में वो तो गलत चीज है। सर तो आप बोले अगर हमारे पर्सनल क्यूआर कोड में जा रहा है तो वो गलत सही नहीं। ये तो इनवॉलंटरी हो गया मतलब और मैम कैश ऑन दी हम्म, भाई टर्नओवर एक्सीड हो गया है हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इनवॉइस इशू हो गया ना बस ऊपर जनरल होना से अब वो तो मुझे पता है, जनवरी में सुधर बताऊंगी ना होगा उनके जरूर ना लग रहा हूँ। सर वैसे रीजन आप में से कोई बच्चा जिसके रिलेटिव जीएसटी या इनकम टैक्स में, नहीं नोन अगर नॉन में, बता रहे बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि आपका टर्नओवर कम से कम। सर इनकम टैक्स अरे होने की बात करूं आप लोग तो- सर इसने अलाउड किया था ठीक है, तो बेसिकली के साथ नोटिस लिमिट है इतना लाख विड्रॉ पे नोटिस आएगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख बहुत ज्यादा हो गया भाई 5 रुपए आपको पड़े नहीं सर, आप पकड़ नहीं पा टेस्ट को। ये अंदर से आइडिया मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के अंदर से बोल रहा हूँ, हम लोग जितना भी टैक्स होता है पे करते हैं। अभी आप लोग नहीं, झूठे की बात नहीं, अभी आप लोगों ने पूरा टैक्स नहीं पढ़ा। एक कैटेगरी होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कि अगर आपका टर्नओवर एक अमाउंट तक है तो आप एक परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर जमा करिए और काम को खत्म करिए। आप जो सोच रहे हो ना कि पता नहीं क्या फ्रॉड चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। भाई ये मेरे को पता है ये पीजीबीपी में पहुंचोगे, पीजीबीपी में पहुंचोगे, एक टर्नओवर का एक परसेंटेज बस टैक्स पे कर दो, खत्म कर, कुछ मेंटेन करने को। 20 लाख से ऊपर है 20 लाख वो जीएसटी की बात है, 1.5 करोड़ 3 करोड़ के अंदर अंदर अगर आपका टर्नओवर है तो आप 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी, उस पर टैक्स लिया जाएगा, उससे पे हो रही है। बीजेपी बढ़ा उसमें मैडम उसके अकॉर्डिंग कर स्टेबल में रखा है लाइट चीज छुपा रखा है पूरे एसपी के ऊपर 3 करोड़ को ले लें जरा भाई 3 करोड़ लिमिट है वो। ठीक है, आइए सेक्शन 51 बेटे, पहला सेक्शन शुरू हो रहा है आज का। 2:30 हो गया, आइए। एनीवेज, तो मैं आपको ये कह रहा हूं, एक इंसान है मिस्टर ए और दूसरा इंसान है मिस्टर बी, और ये सेल कर रहा है इमोल प्रॉपर्टी। हेडिंग पता ना आपको, एडवांस मनी फॉरफिटेड। ये बेच रहा है सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, और मैं ज्यादा अब सेल कंसिडरेशन लिख रहा हूँ सीधा। सेल कंसिडरेशन कितने रुपए की है बच्चे? 5 करोड़। और आप ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कितने की है? 5 करोड़। इंटेंशन क्योंकि वो नहीं है। और मैंने इसको बोला कि भाई मैं तेरे को 5 करोड़ की बेच दूंगा प्रॉपर्टी, लेकिन तेरे को क्या करना पड़ेगा, 13 मई को चेक देगा तू 1 करोड़ का। अरे सर सिर्फ 1 करोड़? सुनो तो सही, 16 मई को 1 करोड़ का और चेक मिलेगा। ओके, देंगे इस उम्र में। कौन से बच्चे ये अचानक से निकला मैंने भी। इस उम्र में? मतलब मैम अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, आपने बच्चों के पेपर चेक कर दिए। मैम नीचे में पानी की बोतल और आ गई है, उसको बोल दो पानी पी लो मैम। अरे मुझे एक बार भेज दो, अभी तो मैं फंसा हुआ था बीच में।
मैम ऐसे तो होता ये है। क्या होता है? ये मैम एक बार ये भेज दो मुझे, मैं देखूंगा मुझे। कुछ नहीं होता, वो नकल तो स्टेबल रहता था। क्वेश्चन से बस अभी बच्चों का ओ माय गॉड, 20 में, 25 में और 30 में को जब 1 करोड़ दिया जाएगा तो रजिस्ट्री होगी ना बच्चे। और एक चीज बोलता हूं, ठीक है, और मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसके पास ये चीज तो मैंने बोली, वाइट मनी है एंड ही नीड्स ब्लैक मनी। अरे सर ऐसे भी होता है क्या सर? हाँ, अब आपको मैंने इतना सिखा दिया, अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो और अगर सेलर ब्लैक मांग रहा है तो कहां से लाएगा ये? विड्रॉ नहीं कर सकते ना आप समझ रहे हो ना? आपके अकाउंट में अगर 10 करोड़ है तो आप उसको ब्लैक कैसे बना लोगे? विड्रॉ करके नहीं होता। और मिस्टर ए के पास ये पॉसिबिलिटी कि जैसे अपने अपने रिलेटिव्स या जानने ऐसे ही होता है, थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता ऐसे होता है। और मिस्टर ए के पास क्या है बेटे? ब्लैक मनी। और इसको क्या चाहिए? ही नीड्स वाइट। क्यों बच्चे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं आप बच्चों से पूछता हूँ, आपके हिसाब से ट्यूशन सर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? मिस्टर ए इनमें से अनमैरिड कौन दोनों अनमैरिड है। पहले तो बोले दोनों की मेरी शादी करा दी। सर मिस्टर मिस्टर ए है मिस्टर ए काला का तो because he has lot of black, but आप मुझे बताइए if you have lot of black money, क्या आप नहीं चाहते कि बैंक में भी चला ही जाए तो वो सही हो जाए? नहीं तो झमेला लगा रहेगा, एकदम आपको भी बोल देंगे करेंसी बंद होगी। अब आप समझ रहे हो क्यों बंद हुई थी? डिमोनेटाइजेशन हुआ तो फिर लोगों के पास इतने करोड़ों पड़े हुए थे और वो घर पे ही पड़े हुए हैं, कहीं कभी गोडाउन बने हुए, कैश ही कैश। एग्जैक्टली। और एक चीज और बोल देता हूँ, आज मैं ज्यादा बातें कर रहा हूँ आपके साथ। गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी ब्लैक मनी सर्कुलेशन में थी ना, वो सारी की सारी बैंक में है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर ये बिल्कुल अच्छे कंडीशन में मिलेगा। क्या कंडीशन है? ये नेक्स्ट वीक ये पेपर नहीं मांगेंगे। ए में भी शायद आप तो बहुत टाइम नहीं देते हो मैम, ये क्यों मांगेंगे? ठीक नहीं हाँ। मांगो नेक्स्ट वीक आप। नेक्स्ट वीक कहीं जा रहे हो आप? हाँ, ये अभी बस वो है ब्लैक कैप। इसको तो सिर्फ पेपर चेक करके 2 दिन में सब कुछ पता ही है। मैंने इन्फॉर्मेशन सही दे तो मेरे पास पेपर क्यों आता है? खुद ही चेक करके मुझे बता दो, मार्क्स डाल दो। कितना बड़े मैंने तो आर्चिव कर दिया इसका चैट ही मैम आज जैसे आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो ना, मैम से पूछो, मैम की कालका जी में 5 प्रॉपर्टीज है, मैम को ये सारा पता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, आप गए नहीं थे मैम, जयपुर गए थे प्रॉपर्टी खरीदने? नहीं गए थे? मैम आपके अकाउंट में 10 करोड़ है। लाओ दे दो। आप दुबई वाले एस्पोर्ट मैम के नाम पे पर है 3-4, मजाक नहीं, 3-4 प्रॉपर्टी। अच्छा आपके नाम पे प्रॉपर्टी है? नहीं नहीं है, पापा के नाम पे? नहीं पापा ने नहीं? नहीं किसके नाम पर है? भाई के भी नाम। किसी के भी नाम पे नहीं है? मम्मी के नाम पे? टेंशन क्यों ना आप यूज अभी डाउट है मुझे आप पे ओनर भाई दे रहे हैं जो बच्चा देख रहा मार रहा है सर। हाँ हाँ ठीक है मैम, आपने जो बोल दिया फाइनल है। हाँ हाँ, अगले हफ्ते नहीं मांगेंगे, अगले हफ्ते से उससे अगले दिन एकदम मांग लेंगे। वो जो मांगेगा अगले हफ्ते क्या मांगेगा? हाँ घर वालों को सुनाएगा क्या बोल रहे हैं। तो अपनी मम्मी को ले आई हो ना, इसकी मम्मी आई थी, वो मैम कहाँ पर है? सर से नहीं, मैम से मिले। इसलिए नाम था मेरे बेटे। हेलो थैंक यू बोलिए, बहुत अच्छा कर रहा है। सर ये मेरी मम्मी बुला के पैसे से बाबू बुला।
चलिए एनीवेज आइए एक बार देखिएगा प्लीज। तो ब्लैक मनी लोगों के पास होता है और उनको क्या करना होता है, उसको बाइट करना। अब आप समझिए लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। आप समझिए क्या मैं कह सकता हूँ, ये बंदा जो है इसके पास घर में बहुत सारा पैसा पड़ा है और ये क्या चाहता है कि मेरे बैंक में चला जाए वो, तो क्या ये सीधा उसको बैंक में ले जा सकता है उस पैसे को? नहीं। और ये जो इंसान है इसके पास बैंक में बहुत पैसा है बट ही नीड्स ब्लैक, तो क्या ये विड्रॉ करके उसे ब्लैक कर देगा? नहीं, इससे नहीं तो बैंक पूछ लेगा कैसे हो ये, आपने क्यों विड्रॉ करा। तो इन्होंने एक अरेंजमेंट करा। क्या अरेंजमेंट करा, इसने बोला देख भाई एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें मैं ये लिखूंगा कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ 5 करोड़ की, तू पहली पेमेंट करियो। मिस्टर बी को बोला पहली पेमेंट करियो, फिर बोला अगली पेमेंट भी करियो, फिर बोला अगली पेमेंट भी करियो, और आगे वाली पेमेंट में डिफॉल्ट कर दियो। और हम एग्रीमेंट में लिखेंगे कि अगर तूने डिफॉल्ट कर दिया तो तेरा सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, फॉरफिट। मिस्टर बी ने कहा स्कीम तो समझ आ गई पर मेरा फायदा कहाँ हो रहा है इसमें? आप मुझे एक बात बताइए, मिस्टर बी से इसके पास कितने रुपए बैंक में पहुंच गए? 3 करोड़। तो मिस्टर बी के तो 3 करोड़ चले गए, पर मिस्टर बी के पास कैसे पैसे आएंगे? वो कहेगा मैं तेरे को ये वाला ब्लैक मनी दे दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 3 करोड़। तो ब्लैक ही चाहिए था ना, और मेरे पास 3 करोड़ बैंक में आए। उसे कहा बट आपने ऐसा क्यों करा? क्योंकि बेटे पहले ये लिखा था कि अगर आपका एक एग्रीमेंट है और अगर वो बीच में ही रुक जाता है तो जो भी आपके पास एडवांस मनी फोरफिटेड है वो टैक्सेबल। एक बात बताइए, क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट है? है। क्या ये ट्रांसफर हुई है? नहीं हुई है ट्रांसफर, एग्रीमेंट के बीच में ही डिफॉल्ट हो गया। और अगर ये ट्रांसफर ही नहीं हुई है तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? लगता ही नहीं था जी। और आप सीधा सीधा सरकार को दिखाते थे ये एग्रीमेंट है, उससे 3 करोड़ आए थे, पर कैपिटल गेन तो लग नहीं रहा। तो सरकार ने पहले, ठीक है, तो पहले तो यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है पहले आपको? तो गवर्नमेंट ने ये जो मैं प्रोविजन बोल रहा हूं ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर 1414। इसमें क्या होता था कि कैपिटल गेन नहीं लगेगा, और वो क्या कहता था, इट will be reduced from cost of acquisition of subsequent sale of such capital as। ध्यान से सुनिएगा जरा, ये जो इसके पास पैसे आए 3 करोड़ रुपए, क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। लेकिन अब जब ये फ्यूचर में बेचेगा कभी दोबारा, तब जो कॉस्ट होगी उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आप सोच के देखो मुझे तो बेचना ही नहीं है, तो मैं तो कर गया ना काम सारा किसका। मैं एक बार उसको बोलता हूँ सही से, ये क्या बोल रहा है वैसे, 1 मिनट बोल रहा हूँ, यही चीज बोल रहा हूँ। इट विल बी का मतलब, इट का मतलब ये जो 3 करोड़ है जो आपको मिल गए ये रिड्यूस हो जाएगा किस में से? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट। कि अब जब आप इसी प्रॉपर्टी को कल को पूरा बेच दोगे जब, तो तब तो कैपिटल गेन निकालोगे। मान लो तुमने सेल कंसिडरेशन आगे के 10 साल बाद 20 साल बाद बेचा, तो सेल कंसिडरेशन कितनी की बेची उस टाइम पर? 10 करोड़ लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हो, वो जो कॉस्ट होगी जब भी तुमने खरीदी, सीआई ऑफ ट्रांसफर या सीआई ऑफ एक्विजिशन, इसमें से माइनस होगा ये 3 करोड़। ये ट्रीटमेंट होता था 1414 से पहले। पैसे तो कैपिटल गेन होता था। हाँ जी, हाँ तो यही हुआ ना, क्योंकि तूने पैसे रिसीव कर लिए थे ना, तो तेरी कॉस्ट तो ये तो सब्सिक्वेंट में हो रहा है ना। और अगर मैं जिस घर में रह रहा हूं मुझे पता है मेरे को बेचना ही नहीं है, तो मैं तो अपना ब्लैक का वाइट कर गया आराम से। तो बेसिकली ये होता था बच्चे बिफोर 1424। और आप मुझे बताइए ऑन और आफ्टर 1414 ये जो आपका एडवांस मनी है ना, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द लेटर सोर्स। अब ये प्लानिंग बंद हो चुकी है, लोगों ने इस प्लानिंग को बहुत यूज कर लिया। तो वो 3 करोड़ हो जाए। अब अगर मैं आपसे आज प्रॉपर्टी की तरह कोई भेज रहा हूँ, कुछ पैसा जब्त कर लिया,
कैपिटल गेन नहीं है, ट्रू, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं हुआ। बात मत करो बेटे, कैपिटल गेन नहीं है क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं हुआ, पर कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्स। मुझे बताइए, हाँ जी, व्हाइट मनी, समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो आप? हाँ, इन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया उसमें यही है ना कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, इन्होंने चेक किया तू पेमेंट कर, उन्होंने चेक किया तू पेमेंट करी, और फिर उसके बाद डिफॉल्ट कर दे, पैसा फोरफिट हो गया, तो बैंक में ही तो बढ़ा है इसके, और सरकार को भी बता रहे हैं फोरफिट हो गया तो पैसा बढ़े, पहले तो टैक्सेबल ही नहीं होता था, फ्यूचर की कॉस्ट में से माइनस होगा, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया है, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो गया, एडवांस मनी फोरफिट। मुझे बताइए, क्लियर है? इसको लिख दीजिए सारा का सारा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, बट अभी एक बार अब डेटा कराऊंगा, फिर एक बार क्वेश्चन दे दीजिए। जल्दी स्टार्ट करो। जो मिक्सचर है इसको पता कैसे है कि ये दो पार्ट डिफॉल्ट कर देते हैं उसका वो ये हमारी बात है, तेरे को भी जब ढंग से बात कर ली, वी नो ईच अदर, हमने एक एग्रीमेंट बनाया, मेरे को ब्लैक का वाइट था, ये तो हमारा बेसिकली दोनों की नीड थी, दोनों मिले के एग्रीमेंट बनाया। एंड ऐसे होता था बिलिंग में, और मैं ये चीज सोच के, मैं जब आर्टिकल कर रहा था थोड़ा, तो मैं अपने बॉस के पास गया था एक चीज बोल, इसलिए ऐसे हो नहीं सकता, तो उसने, मतलब मेरे बॉस ने बोला कि हाँ हाँ जो काम दिया वो करो जाओ। लेकिन तो मेरे को लगा ठीक है भाई, मैं ऐसी सोच रहा हूँ, पर जब ये अमेंडमेंट आई ना 2014 में, तब मुझे समझ आया कि मैं जो सोच रहा था ऐसे होता होगा। और ये वाली, मतलब मैंने खुद दिमाग जब अपने इंटर के टाइम पे थे और बोलते तो मैं सोचा था ऐसे यार, ये प्रोविजन पढ़ा जब पढ़ रहे थे तो ऐसे हो जाएगा या कुछ है, तब तक नहीं था ये कुछ, 2014 की बात से है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा मिसयूज करी है इसको। तब आपको लगा होगा अपने भगवान। नहीं नहीं, एक प्रोविजन आते ही इतना नहीं होगा। कंपनी में सब पूछा ना बंद हो गई आर्टिकल चलो ऑनर आफ्टर वाला दिखा। सर थोड़ा सा रुको। बहुत सारे सिंपल बात तो इतनी है कि एग्रीमेंट बनते हुए में जितना पैसा एडवांस में फोर्फिट हो चुका था वो टैक्स वाला था उसको। बिल्कुल, and if it is before 1/4/2014, no tax treatment, and in case of subsequent sale it will be reduced from the cost of acquisition। तो सर वो तो अब नहीं है ना। नहीं है, बट पेपर में आ सकता है वो साल का, और वो हो सकता है। ऐसा मैटर तो आपने बताया कि आज होगा इसके बाद आप एकदम ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड में जा पाओगे, तो आप मेरे को बताओ मैं समझ पाऊंगी ऐसे कैसे यूज करूँगा। यूज कर लोगे, कहीं भी बैठेगा तो समझ आ जाएगा तेरे को सारा, कभी भी किसी के बारे में प्रॉपर्टी डीलर और वो है सर्कल रेट इतने का है। को तो पहले से बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें कैसे तेरे को चाबी मिल रही है, तेरे को पता लगी है ना, अरे हाँ जी, नोट कर लिया बच्चों ने? हाँ सर बोलिए। ओके, हालांकि हमने क्वेश्चन करना है, बट आइए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं पहले बात को। वो लिखा होता है समझ में, देख रहा था। आइए, कौन से पेज पर था ये? नंबर 24। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पहले। सेल कंसिडरेशन 100, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70। ध्यान से एक बार ना जरा देखिएगा, ठीक है? आप एक चीज को कितने का बेच रहे हो बच्चे? हेडिंग लिख लीजिएगा एक बार, सेक्शन 50C।
आप कितने में बेच रहे हो, और मैं इमोल प्रॉपर्टी की ही बात कर रहा हूं, कितने का बेच रहे हो, 100 का, सर्कल रेट कितना है, तो कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल कंसिडरेशन क्या लूं मैं, ऊपर वाले को ना सेल प्राइस लिख देता हूं, हालांकि कोई वो नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे सेल कंसिडरेशन निकालना है। क्या बता सकते हैं सेल कंसिडरेशन क्या लूं? हम्म नहीं, अगर मैं ऊपर सेल प्राइस लिख रहा हूँ मतलब मैं इतने पे बेचना चाहता हूँ आप, तो वो बताइएगा। एग्जैक्टली, सो द सेल कंसिडरेशन इज 100। डॉक्यूमेंट तो आपको काफी बढ़िया है। नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको सिखा दिया ना, मैं 100 का बेच रहा हूँ, आप सर्कल रेट जो मर्जी हो, मैं 100 का बेचता हूँ आप, और पेपर भी उतने का ही बन रहा है, हो गई वो सारी बातें प्रैक्टिकली बातें होती है। ठीक है, वो सब साइड हो गई। अब हम यहाँ पे देखें, सेल प्राइस 100, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105, यानी कि आप कह रहे हैं कि सर मैंने बेचा है 100 का, बायर हो सेलर हूं, 100 का बेच रहा हूं, और उसका सर्कल रेट कितने का, सरकार कह रही है 105 के नीचे, तो हमें बात ही नहीं जम रही। अब मैं सेल कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन क्या करें? आंसर इज 100। सेल प्राइस 100, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120, सेल कंसिडरेशन। सो कितने बच्चे कह रहे हैं 120, 120, और कितने बच्चे 100 कह रहे हैं? करेक्ट आंसर इज, एवरेज कर लो if stamp duty value exceeds 110% of sale consideration, we take stamp duty। ये अब सुनिए, ये मैंने बड़ा टेक्निकल बना के और डिफिकल्ट तरीके से बोला, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। देखो भाई, केस नंबर 2 देखना पहले, मैंने कितने का बेच रहा हूँ आपको, 100 का, सर्कल रेट ज्यादा है पर बहुत ज्यादा नहीं है, सरकार ने बोला 10%, अगर हमारा सर्कल रेट ऊपर होगा ना हम इग्नोर कर देंगे अपने सर्कल रेट। 10% किस चीज का, सेल कंसिडरेशन, तो 10% कितना बन रहा है, 10 रुपए, तो 10 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है, सर्कल रेट लेने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अगर आपकी सेल कंसिडरेशन से 10% से ऊपर है सर्कल रेट, तो आपको सर्कल रेट लेना होता है। लेने के बाद यह है आपका सेल कंसिडरेशन का 10% तक अगर मूवमेंट है तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, आप अपना सेल प्राइस ले लीजिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। उससे कम में कोई दिक्कत नहीं है। कम में ये हो गया ना, जब तू खुद ही 100 बोल रहा है तो मैं क्या करूंगा अब? मैं अभी और एग्जाम्पल बना दूंगा, पहले आप बताइए समझ आया पहले आपको, और अच्छे तरीके एक बार ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको कायदे से लिखवा देता हूँ। फिर 10% पे इसलिए नहीं क्योंकि अगर कम दिखा होगा तो आपको कैपिटल कम आएगा। अब वो छोड़िए, अब ये अब डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, आप पेपर बन रहा है आपका 5 करोड़ का, ब्लैक की बात ऐसे ऑन पेपर नहीं होती, मैंने आपको सिखा दिया वो अलग चीज है। तू कितने का बेच रहा है, 5 करोड़, तो इसका मतलब आप समझिए पेपर 5 करोड़ के बन रहे हैं। ठीक है, कि तू यूर 5 करोड़ सेल दिखाना चाह रहा था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी एक बार समझ आएगा, रुको, 8 करोड़, since stamp duty value is greater than 110% of sale consideration, तो मैं क्या ले लूंगा, स्टैम्प ड्यूटी, तो मेरी सेल कंसिडरेशन क्या आ जाएंगी, 8।
फिफ्थ केस, आप बेच रहे हो कोई चीज 5 करोड़ की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 करोड़ 5 लाख। अब आप मुझे बताइए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज, कहने से अप टू 110% ऑफ सेल प्राइस, क्या मैं कह सकता हूं? जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या वो 110% के अंदर अंदर नहीं है? 110% समझते हो आप? 5 करोड़ का 110% क्या होता है? 5 करोड़ 50 लाख। यानी कि 5 करोड़ 5 करोड़ 5 है, 5 करोड़ 8 है, 5 करोड़ 15 है, तो मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। हाँ जी, सेल प्राइस नॉट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। नहीं, वो एक ही बात है, वो एसपी और एससी वो एक ही, सेल कंसिडरेशन ही है। ठीक है, वो सेल प्राइस ही मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। ठीक है, 110% ऑफ सेल प्राइस, तो मैं क्या आंसर ले लूंगा? सेल प्राइस। तो मेरा जो कैपिटल गेन निकलेगा वो किस चीज पे निकल जाएगा? सेल कंसिडरेशन कितना ले लूंगा? 5 करोड़। समझ आया बच्चे? और अगर मैं आपको बोलूं लास्ट केस, सेल प्राइस 5 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़, सेल कंसिडरेशन, खुद ही तो 5 का बेच रहे हो, उसमें क्या हो गया हाँ? ये तो बस ये है कि लोग क्या करते हैं, अगर सरकार ये लॉ नहीं बनाएगी, लोग क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे, हमने तो 10 रुपए का बेचा है जी, और जिस चीज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। तो आपको क्या लग रहा है, मैं आपका एग्रीमेंट 10 रुपए पे बनने दूंगा कैपिटल गेन के लिए? क्योंकि लोग तो कहेंगे कि हमने तो बेचा ही 10 रुपए का। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो लगेगी, लग जाती है ना आपकी उस चीज में। तो बेसिकली सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 करोड़। क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उतना तो आपका आ ही जाना चाहिए टेक्निकली, जनरल सेंस में। बताइए, क्लियर है? मान लो जो वैल्यू है 120 स्टैंडर्ड वैल्यू है और आप बेस उस पे बट आपने एग्रीमेंट बनवाया है 100 का। दोस्त देखा, वो बातें ना खत्म हो गई हैं। ठीक है, पेपर में ना ऐसे नहीं आता वैल्यू ये और एग्रीमेंट ये, तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वो रियल लाइफ है। नहीं, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा, बस डाउट है। हाँ, बोलिए सर। 120 का स्टैंडर्ड वैल्यू और आप एग्रीमेंट 100 का बना रहे हो। 120 का मतलब? स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी 120 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 है। और आप एग्रीमेंट बना रहे हो 100 का कि मैं 100 में बेच रहा हूँ। ठीक है, सेल प्राइस 100 की। हाँ ठीक है, इस पे आपने 100 का अपना कंप्लीट कर लिया और 30 नीचे से ले लिया ब्लैक। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, नीचे ऊपर कुछ नहीं होता ये सब। ये सेल प्राइस है, ये स्टैंड। ठीक है, लीगली बात होती है ना। जैसे तू कह रहा है 20 ऊपर, अब मैं तेरे से एकदम प्रोफेशनल से बात करूंगा ना, ऊपर नीचे क्या होता है? जब वो अकाउंटेंट नहीं है तो मैं से बात ही क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में? तू मुझे पेपर दिखा, पेपर 100 का तेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, मैं निकाल दूंगा तेरी सेल कंसिडरेशन। समझ रहे? वो तो दैट इज सपाट, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो। हाँ, कौन सा? तो सी वाला। अब आप मुझे बताइए कि सेल कंसिडरेशन कितनी लूं इस केस में, क्या कहते हैं? सिंस एग्जैक्टली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ सेल प्राइस। यार 110% से ऊपर होगी ना आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो लोगे 120 ही तो लोगे। ठीक है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विद इन, कहने का मतलब ये है, अगर वेरिएशन 10% की होती है आई कैन इग्नोर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बट इफ द वेरिएशन इज मोर देन 10% यू हैव टू टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बताइए, क्लियर है बच्चे? आइए अब थोड़ा सा एक दो बातें आएंगी। हाँ कोई नहीं, अभी देखना है तो। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल कंसिडरेशन तो क्या ले लूंगा मैं? एंड इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अप टू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन तो एक्चुअल सेल। और अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 है तो क्या ले लूंगा मैं?
जब आप खुद ही बोल रहे हो 100 की बेचे तो 100 की ली जाएगी ना। बताइए कोई दिक्कत? ये वाला एग्जांपल सॉल्व करिए एक बार। पहले वाले की सेल कंसिडरेशन कितनी लोगे? ओके खुद ही जब 10 10 करोड़ लोगे पहले वाले की। दूसरे वाले की 10 10 करोड़। दूसरे वाले की 10 करोड़ बिकॉज इट इज विद इन 10% वेरिएशन। तीसरे वाले की एग्जैक्टली 12 करोड़। आपको समझ आया बच्चे प्रोविजन? ऑल क्लियर टिल है? आगे सुनिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक मैंने आपको बोला था एग्रीमेंट बनता है और दूसरा मैंने आपको बोला था कि रजिस्ट्री। एग्रीमेंट क्या होता है वो याद है? एग्रीमेंट टू सेल, और मैं आपसे कुछ कुछ पैसे लेने स्टार्ट कर देता हूँ। और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन हम सारे वहां जा रहे हैं। तो दोनों लीगल डॉक्यूमेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर होती है या फिर क्या होती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मुझे कौन से दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी हो? एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट बना लेते जी, मैं आपको कितने करोड़ की बेच रहा हूँ, 1 करोड़ की बेच रहा हूँ, जेन्युइन बोल रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक छोड़िए साइड करिए उसको, उसकी कोई बात थोड़ी ना कर रहा है। एग्रीमेंट कितने का बन रहा है? 1 करोड़ का, आप कितने दो मुझे? 1 करोड़। लेकिन रजिस्ट्री कब हो रही है? 6 महीने बाद। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज की हो या 6 महीने बाद की हो, अब डिपेंड करता है। अगर मैंने एग्रीमेंट के टाइम पर इफ होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि जिस दिन एग्रीमेंट बना, अगर उस दिन मैंने आपसे कुछ भी पैसा ले लिया, तो क्या हो जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी कंसीडर्ड ऑन द डेट ऑफ। लेकिन अगर एग्रीमेंट वाले दिन नहीं लिया, उसके बाद लिया, तो मैं कौन से दिन की ले लूंगा? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये, आप आए मेरे घर आए, मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आज एग्रीमेंट साइन हो गए और मैंने उसे एक भी रुपया नहीं लिया, ऐसा होता होगा प्रैक्टिकली? 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख एज पर लीगल तरीके से ले रहा हूँ, तो मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की ले लूँ? और अगर एग्रीमेंट जिस दिन बना, अगर तब तक 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने आपसे, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की होगी? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहीं क्लियर है बच्चे? ओके, बस बेटे एक दो बातें और करनी है। चलिए बस एक छोटी सी बात और है। मुझे मिस्टर ए है और ये अपनी प्रॉपर्टी कितने में बेच रहा है? बहुत अच्छी बात। मार्केट के अंदर बैठा हो, मार्केट में इसके पास प्रॉपर्टी, उसको बेच रहा है 10 करोड़, 10 लाख रुपए। लेकिन इसका सर्कल रेट क्या है? तुम्हारे हिसाब से सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाता है? 15, because you know that it exceeds 110% of the sale consideration, therefore। बट ये बंदे की प्रॉब्लम जेन्युइन, ये कह रहा है सरकार ने बहुत ज्यादा सर्कल रेट रख दिया है। ये कह रहा है भाई मैं मार्केट में इससे ऊपर बेच ही नहीं पा रहा हूं, सरकार थोड़ी ओवर एम्बिशियस हो गई, जितने का मार्केट रेट है उससे कहीं ज्यादा ऊपर तो सरकार ने सर्कल सर्कल रेट रख दिया है। आप मुझे बताइए क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। ऐसी कुछ कुछ जगहें हैं जहां पर मार्केट रेट है 10 लाख, एक्चुअल में जेन्युइन सेलर के एंगल से सोचिए, यू एक्चुअली हैव समथिंग और वो कितने का बिक रहा है? 10 लाख, और उसका सर्कल रेट कितने का? और आपको पता लग रहा है यार, मैं अगर, आपको क्या लग रहा है मैं 15 का बेच पाऊंगा उसको? आप कस्टमर हो, मार्केट रेट 10 लाख है, मैं आपको बेच पाऊंगा कि नहीं? सर्कल रेट था, बेच बेगी नहीं। तो बेसिकली आप तो कितना देने को तैयार हो? आपने कहा औसत कितनी वैल्यू थी तो आप होगे, और वैल्यू 10 लाख चली, आपके साथ वाले ने 10 का बेचा, इधर वाले ने 10 लाख का बेचा, मैंने कहा सर मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है, आप 10 लाख में दे दो, बताओ। अब आप मुझे बताइए मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं बेच तो दूं आपको 10 लाख का, पर सेल कंसिडरेशन के क्या अमाउंट आ जाएगा? तो गेन मेरे को तो कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। तो इस केस में क्या होगा? मिस्टर ए
विल क्लेम मतलब मिस्टर ए यू हैव टू गो, मिस्टर ए क्लेम्स मतलब अपनी प्रॉब्लम बताने जाओ भाई, किसके पास जाएगा बच्चे? असेसिंग ऑफिसर। मिस्टर ए विल गो टू एओ कि भाई साहब ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ये मार्केट वैल्यू से ज्यादा रख दी है। यही तो प्रॉब्लम है आपको, जेन्युइनली सोचिए, क्या प्रॉब्लम यही नहीं है? व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन दिस केस? तो जब आप गए उसका बाद आपने बोला सर मेरा एक घर है उसकी स्टैम्प ड्यूटी 15 लाख है और ये देखो सर जी ब्रोकर की कोटेशन, ये देखो ये मैसेज कह रहा है सर 15 पे मना कर रहा है, 15 पे मना कर रहा है, 15 मना कर रहा है, मेरा ले देके मैं 10 लाख का बेच पा रहा हूँ, तो मैं उसे प्रूफ कर रहा हूँ, ये देखो सर जी 10 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है उसकी। तो इनकम टैक्स वाले कह रहे मैं क्या करूँ, उसने कहा मैं क्या करूँ, मैं कहा मैं 10 की बेचूंगा, आप बोलोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंसिडरेशन, तो फंस जाऊंगा सर। तो अब एओ क्या करेगा, एओ इस केस को रेफर कर दे। एओ बोले आपकी बात तो सही लग रही, क्योंकि आप तो फंस गए इस बात पे, आपके पास बायर भी है। आप सोचो मैं 10 लाख का, आप बैठे हो, मैं आपको 10 लाख का बेच सकता हूँ, पर मैं क्या बेच पा रहा हूँ? मैंने बेच दिया, मेरे तो 5 लाख का बेच ज्यादा दिख रहा है, मतलब शेयर से 15 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो बेसिकली एओ क्या करेगा बच्चे, इस केस को रेफर कर देगा, किसको रेफर कर देगा? वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलेगा जब इनकी प्रॉपर्टी देख कर और वैल्यू लगा कर आई, क्या बात बोलता, कहीं ऐसा तो नहीं है झूठी बोल रहा हो, मार्केट वैल्यू तो मैं बताने आया था ना आपको, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो एस्टैब्लिश्ड है, सरकार ने रखी है, कौन सी सरकार है? स्टेट, स्टेट रखती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये वैल्यू मैं बताने आया था। तो वो लोग भेजेंगे तो कहेंगे ज्यादा चेक कर इसकी मार्केट वैल्यू यही है, और अगर इसकी मार्केट वैल्यू कितने रुपए निकली, सर ये तो झूठ बोल रहा है सर। हाँ, ये जो वैल्यूअर आया उसने प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाई और उसने बोला कि सर जी ये गलत बोल रहा है, आपको 18 लाख रुपए वैल्यू जा रही है। तो आप मुझे बताइए अब सेल कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? 18 पे नहीं जाऊंगा, देखो सरकार की इज्जत रखो, 15 लाख से ऊपर नहीं जाऊंगा, इंडिपेंडेंटली 18 पे नहीं जाऊंगा। उसने बोला भाई साहब ऐसा है, आप ऐसी बोल रहे हो, आप बेचो, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। उसने कहा मैंने बेच दी तो मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लूंगा आपकी 15 लाख वाली, जो सर्कल रेट चल रहा है वही रेट एकदम सही है। सर्कल रेट आप जो चैलेंज करने आए थे वो गलत चैलेंज कर रहे हो आप, हमारे वैल्यूअर ने भी देख लिया। तो बेसिकली मैं कितना ले रहा हूँ बच्चे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर इसने देखा सर जी यहाँ की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है सर, 12 लाख है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी रखी हुई है 15, मार्केट रेट तो 12 तक ही जा रहा है सर, तो सेल प्राइस क्या ले लूंगा इसका? और अगर मार्केट वैल्यू 9 लाख हुआ तो, जब वो खुद ही 10 पे बेच रहा है तो 10 पे चलने दो ना फिर तो। कहने का मतलब ये है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जाऊंगा। मान लो मेरे हिसाब से वैल्यू 18 हो गई तो मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को चैलेंज नहीं करूंगा, सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ गया तो मैं उसको ले लूँ, लेकिन इतना नीचे भी नहीं जाऊंगा कि जो तुम एक्चुअल सेल बोल रहे हो उससे नीचे छोड़ना चला जाऊंगा। आप मुझे बताइए कि आपको समझ आया? आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या चीज चल रही है, बेटे पूरे क्वेश्चन के अंदर पूरे पैराग्राफ में कहानी बताई, क्या क्या चीजें आ रही हैं बताया। तो वो प्रॉपर्टी खरीदेगा 1980 में, फेयर मार्केट वैल्यू वहां की दी होगी, और याद करिएगा 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी, और आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दी होगी। और अब आपको वहां पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, कैसे निकलता था, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू बट कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। वहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रोल है, फिर वो आगे बढ़ेगा, रेनोवेशन वेनोवेशन करेगा, फिर वो बोलेगा कि डेट ऑफ एग्रीमेंट इस दिन है और इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये, फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस दिन है, इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये, और उसने एग्रीमेंट वाले दिन 5 लाख रुपए ले लिए। तो आपने कंक्लूड क्या करा होगा, स्टैम्प ड्यूटी कंसिडर करो एग्रीमेंट हो, सेल कंसिडरेशन को कंपेयर करोगे उस वाले से और देखोगे 110% बन रहा है नहीं बन रहा, और फिर आगे वो बोल देगा कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है बहुत हायर है मार्केट वैल्यू से, उसे वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर पूरी कहानी बना देगा वो की केस में। हाँ, पूरा खिचड़ी बनकर आएगी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को लेके। और जब तक आपको ये फ्लो नहीं पता होगा हर स्टेप पे कि एग्रीमेंट पे पैसा है नहीं है, वैल्यूएशन कैसे करी है, आप बीच में फंस जाओगे।
तो बेसिकली आप समझिए कि आपको ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्रॉपर्टीज का समझ आना चाहिए। तो ये सब यहाँ तक क्लियर है? क्या आप इसको नोट करना चाहेंगे? टाइम क्या है लैपटॉप? 3:11 ओ माय गॉड, अभी क्लास है क्या सीएस के बच्चों की? हमारी क्लास सामाजिक क्लास है। अकाउंट वाले सर आ रहे हैं। एक बार ये पढ़ना है जो मैंने लिखा है एक बार। सर सबसे एसडीवी लेता है वो वाली वैल्यू का। एग्जैक्टली, नाउ यू अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है। वैल्यू असर्टेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। कितनी वैल्यू असर्टेन करी थी भाई ने? और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी? तो क्या ले लोगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर थोड़ा चले जाओगे। वैल्यू ascertained by valuation officer is less than stamp duty value. तो वैल्यू ascertained by but not below the sale consideration। तो मैं लिख देता हूं but not below sale consideration। ओ माय गॉड, क्या यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? बेटे मुझे नहीं पता ये केस क्या बोल रहा है, पर एक बार देख लीजिएगा ना प्लीज। ज्यादा लंबी बात नहीं, ये सेल कंसिडरेशन, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मैं सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा? क्योंकि 10 करोड़ 10% की मॉड्यूलेशन के अंदर तो है ना कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110%। We take stamp duty value if stamp duty value exceeds 110%. If stamp duty value does not exceed 110%, we don't take stamp duty value, we take sale consideration. कहिए साहब, all clear till here? Very 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 good। ये देखो बेटे ये क्या बोल रहे हैं, एडवांस में with effect from 1/4/14 and before all cool till here। ये क्या बोल रहा है बेटे, ये भी पढ़ लो। सेम बोल रहा है तो सेम ही पढ़ लो ना फिर एक बार। ऑल क्लियर टिल हियर? ओहो, पढ़ा रखा है, बस 2 मिनट के लिए बोलूंगा बस, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी। एग्रीकल्चरल लैंड या तो रूरल होता है या तो रूरल, तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता। और अर्बन में दो बातें हो सकती है, कंपलसरी एक्विजिशन या अदरवाइज। कंपलसरी एक्विजिशन हो गया तो एग्जेम्प्ट अंडर 1037, और अदरवाइज होगा तो टैक्स लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाली चीज समझ नहीं आएगी आपको, और ये भी आपको बता दूंगा अभी। बस बेटे ठीक है, हमने एक लेवल पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं अमेंडमेंट्स के पॉइंट बताऊंगा। सर पहले ये ना एडिट तो आपने एडिट किया है, ये वाला नोट क्लियर करो, और कल का भी कल आपने नॉर्मल वाला क्लियर किया है। कल मैंने ऐसा लिखवा नहीं था, लेकिन मेरे से फोन कर, ठीक है। चलिए अब हम कितने बजे मिलेंगे? लाइट अकाउंट्स में तो हमें प्रैक्टिस करना है सिर्फ। 3:30 मिलता है, ठीक है, 3:30 to 4:30 सिर्फ एक बोनस है और एक कंसोलिडेटेड पीरियड है। मतलब वो एक ही क्लास में खत्म हो सकता है, और आज की और अगले में खत्म हो सकता है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर में भी लगेंगी बच्चे 5 क्लासेस तो लगेंगी आराम से, मई का मंथ तो लगेगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।